बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है हमेशा की तरह। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। मैं सिर्फ उनके नाम से अभी बात शुरू करूंगी, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या खिदमत की हैं। अब फौजी जवान मेजर इकराम हैं और आप इस वक्त किताब के लिए हमारे पास आए हैं। आपकी किताब बहुत खूबसूरत मैसेज दे रही है। इदारा ज़रका पब्लिकेशन इंटरनेशनल से पब्लिश हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं ख़ुद बातें करके वक्त को ना ज़ाया करूँ और हम उन्हीं की तरफ चलते हैं ताकि वो नगीना अपनी रोशनी आप तक कैसे पहुँचाते हैं। देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेजर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मेहरबान है वो, एक्स्ट्रा काइंड टू ऑल ऑफ अस। बेशक, नो डाउट। मेजर साहब, आप आज जिस अपने काम के लिए मेरे पास आए हैं वो आप एक किताब लेकर आए हैं साथियों, जिसका टाइटल है नहीं। अब वो नहीं क्या है ये मेजर साहब आपको बताएंगे। मेजर हमारे सामाइन को बताइए कि आपने ये क्यों कदम उठाया और क्यों लिखा और क्या बताना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें इंसान में अल्लाह ताला वदियत कर देता है और उसमें मैं भी उनमें किसी दर्जे में आप शुमार करता हूँ। ऑब्ज़र्वेशन, देखना, पढ़ना, सोचना। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन कोई बामकसद चीज़ आ जाए किताब सामने तो फिर मैं उसको पढ़े बगैर नहीं छोड़ता। तो यही दुनिया के हालात हम क्या से क्या होते चले गए हैं, क्या होना था और क्या हो गए हैं, तो इसमें इसकी वजूहात क्या है। तो मुख्तलिफ़ वजूहात है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुछ थोड़ा मैं लिखता भी रहा हूँ। और एक हम दोस्तों ने एक रिसाला भी होता था, निकाला होता एक दोस्त ने, तो उसमें मज़ामीन छपते थे मौजूदा। अच्छा, लिखने का कब से शौक़ हुआ? अच्छा, लिखने का ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद जी किराए पे घर लिया। ठीक। मैं ये अगर आप कहें तो मैं बता दूं, लोगों बिल्कुल को बड़ा इतराज़ होता है कि जी फौजी खा गए। ये मैं इस पॉइंट ऑफ बात व्यू पर तो से भी मुझे भी एतराज़ होता है क्योंकि मैं भी आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आप सब साथ जानते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी कुर्बानियाँ याद नहीं आती, आपको नज़र ही नहीं आती कि हम लोगों के जब बाप भाई बेटे घरों में नहीं होते, वो कहाँ जाते हैं और हम लोग किस तरह घरों में सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो उनकी कुर्बानियों को कम से कम मद्देनज़र रखा करें प्लीज़ खुदारा। तो बताइए मेजर साहब। मैं कोई कोशिश करता हूँ बताने की। मैं 1990 में रिटायर हुआ, 24 साल तकरीबन, 24.5 साल नौकरी करके। तो रिटायर हुआ तो मेरा बेटा बड़ा बेटा मैट्रिक का इम्तहान दे रहा था, ये जो भी इमरान आया था यहाँ पे। जी जी। और सबसे छोटे बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था। अब हुआ ये कि तनख्वाह आधी रहेगी पेंशन के तौर पर। 6,400 मेरी तनख्वाह थी उस वक्त और 3200 पे आ गया मैं। और जिम्मेदारियां ने एकदम नागरों की तरह मुंह खोल दिया, ये भी करना है वो भी करना है। मैंने घर लिया 3,000 पे, तो रह गया 200 में क्या कर सकता था। कुछ जमा पूंजी जो थी वो उसको मैंने करते गए। कोई एक दो प्लॉट मुफ्त नहीं मिलते। ये जो लोगों का ख्याल है ना, कुछ बदबख्तों का, कि इनको प्लॉट मिल जाते हैं मुफ्त में नहीं मिलते, पड़ती है। उसके पैसे देने पड़ते हैं। भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी उसके बाद उन्हीं दिनों में फौज वालों को महसूस हुआ। मैं अगर कहें तो सुना देता हूँ एक बात। अपने एक सीनियर अफसर दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो मेजर थे। तो अपने कोर्स मेट से कहीं मुलाकात हुई, वो आपस में खुशगपियाँ कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तो वो साहब कहने लगे, यार देखो अभी 2-3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और रिटायर होके मैं ट्रेन पे जाऊंगा मेरे अपने गांव। उसके पास जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पुलिस वुलिस कोई नहीं होता। तो अपना ट्रंक सर पे उठाऊंगा, बाहर अगर रेड़ा टांगा मिल गया तो घर जाऊंगा, घर जाके मुड़ा ढाल के बैठ जाऊंगा, जी कर्नल साहब रिटायर होके आ गए हैं और ये उनकी अभी है हैसियत।
तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये तो मामला, ये नौकरी तो बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन उन्हीं दिनों में फ़ौज ने महसूस किया कि कुछ करना चाहिए, कम से कम हम इनको एक घर दे दें रिटायर होते वक्त। और उसके लिए उस वक्त उन्होंने, जो रिटायर होने वाले थे, उनके लिए शर्त ये थी कि वे अपनी पेंशन का इतना हिस्सा हमें दे दें फौरी तौर पे, और जब जब पेंशन होगी बाकी उस वक्त लेके हम उनको मकान दे देंगे, या फ्लैट शुरू हुए थे। जी जी। और सबसे पहले फ्लैट जो बने थे रावलपिंडी में, वो मैंने ही टेक ओवर किए थे अपने ईएमई कॉलेज के दोस्तों के लिए। तो वो जनाब मिल के रह तो सकें ये। और मेरे पास ना तो घर था, एक बाप दादे का घर जो था 7.5 मरले का कसूर में, उसके हम 2 भाई और 2 बहनें मालिक थे। अब क्या आता मेरे हिस्से से में, आप अंदाजा कर सकते हैं, बेचूं तो कुछ नहीं मिलता। तो ये इन हालात में रिटायर हुआ मैं। तो वो जो चीज़ें थी बारी बारी वो फिर बेचनी शुरू की, गुजारा करते रहे। फिर उस सोच सोच के एक फौज रिटायरमेंट के बाद हर अफसर को 3 साल के लिए कोई मुलाजमत दे देती है। लेकिन वो मुझे भी जीएसक्यू से कॉल आई, तो वहाँ पर ये है कि फिर स्टेप डाउन उस वक्त देते थे पोजीशन, यानी अगर मेजर रिटायर है तो किसी कैप्टन की जगह पर आपको एज सिविलियन सर्विस देते थे। तो वो दिल को बड़ा बोझ था बहुत। मैं घर से निकल तो गया, बीवी ने तैयार कर दिया, वैगनों के अड्डे पे पहुंचा, वहाँ नमाज का वक्त हुआ। नमाज पढ़ते हुए ख्याल आया कि मैंने वो काम, जहाँ जा रहा हूँ काम तो मैंने मुझसे हो नहीं सकेगा, करूँगा नहीं। मेरे हाथ के सिखाए हुए बच्चे मुझे मेरे बॉस होंगे ना, तो वहाँ से मैं वापस आ गया। आगे फिर सोचा क्या करें, सोच सोच के ऐसे दोस्तों के पास, उन दिनों में ये प्रॉपर्टी का काम दफ्तर सारे साहब ने खोले हुए थे, तो एक जगह बैठे हुए मैंने कहा यार कोई बात हुई, कोई चीज़ों की, कराची की चीज़ों की, कराची की निमकों का जिक्र हुआ। तो मैंने कहा यार क्या ख्याल है? कहते यार हिम्मत करो, और ये हिम्मत छोटी नहीं है। एक अफसर जब रिटायर होता है ना, सीनियर मेजर उन्हीं ग्रेड में होता है, सिविलियन वालों को ग्रेडों का पता है, रैंक सर ने इतना नहीं अहमियत है। तो वो नौकरी कर, ये दुकान खोलेगा। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने बाहर के जहाँ जो आज़ाद मुल्क जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ यही होता है। नहीं, हमारे आर्मी मैन जो है ना वो शायद नहीं करते इस बात पे, क्योंकि जो मेहनत करनी है, अपनी इज्जत की रोटी कमानी है, वो तो फख्र की बात है। तो बहरहाल मैंने भी एक दुकान खोल ली, कराची निमको का नाम, ये अपने डिफेंस में, ये डिफेंस मोड़ के ऊपर है, कराची मोड़ पर काफी फेमस दुकान है साथियों, कराची निमको की। उसके ये ऑनर भी हैं, फौजी जवान भी हैं, और एक राइटर भी हैं। 93 में ये मैंने खोली थी। फिर वो मैं अकेला ही था उधर। तो मेरा एक भतीजा, मेरा बेटा ही कहता हूँ उसको, मेरे भाई की औलाद है, वो एक दिन आ गया, चाचा जी मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मैं उस वक्त उनको पैक कर रहा था, मैं उठ गया वहाँ से। मैंने कहा चलो बैठो पैक करो। तो काम शुरू हो गया, मैं कुछ थोड़ा फ्री हो गया। कुछ दोस्त अहबाब पढ़ने लिखने वालों के साथ बैठना उठना शुरू हो गया। सही। कर्नल हामिद खान शगुफ्ता थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो बातें कुछ सुन सुन के मुझे 2-3 दफ़ा कहने लगे तुम ये इतना तुम बकवास करते रहते हो, इसको लिखा करो, ये लिखा करो इसको। तो वो शख्स हैं जिन्होंने वाकई मुझे मजबूर किया कि मैं भी कुछ लिखूं। फिर मैंने लिखना शुरू किया, और एक मदावा नाम याद आ गया, मदावा नाम का एक मैगजीन था जिसमें आपका। तो उसमें फिर हर महीने एक मजमून होता था मेरा, लिखते रहते हुए, वो अखबारों में भी कुछ दिए। तो लिखते लिखते फिर जब इंसान में ये ऑब्जर्वेशन होती है, सोचने की सलाहियत होती है, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ निकालता रहता है। अभी आबादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे याद है अच्छी तरह। अब मैं अपनी याददाश्त की तारीफ मैं तो नहीं करूँगा, मुझे 2 बड़े एक बहन भाई थे, उनको वो बातें तकसीम की याद नहीं जो मुझे याद थी। माशाल्लाह। अब इसकी वजह भी मैं ये समझता हूँ कि कोई बड़ी ही परेशान कौन, बड़ी हैरान कौन, बड़ी खौफनाक किस्म की बात आप देखते हैं, बच्चा देखता है तो उसके दिमाग ज़हन में नक्श हो जाती है, बिल्कुल। तो इस तरह से नक्श हैं। तो उनसे मैं कुछ बातें
लास्ट में अपनी बड़ी बहन से मैंने एक बात की तो कह लेंगे हैं मुझे कब कब है भी कदों मैं कहा मां जी मां उस वालदा जिंदा मैं कहा पूछ लो इन्होंने मां ने जब पूछा तो भी सोचो कि हाँ 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 ये गल है सी वही मतलब चीज़ा यार तो ये सोच इंसान में हो जाता है जहन में। आबादी के बारे में बचपन से ही मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अपने मजमून में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे घर थे उधर जाते थे तो बच्चे ही बच्चे और हालत ये थी कि वहाँ चले जाएं तो आपके पाँव आलूदा होने से शायद ही बच सकें, इतना गिलाजत वहाँ होती थी। ये बातें जहन में रहती थी। करते करते फिर मैंने ये इस पे मजमून लिखा। मेरे मामू थे मोहम्मद अमीन हनीफ तमन्ना, बड़े पढ़े लिखे बंदे थे, सूझबूझ वाले शऊर वाले बंदे। उनको मैंने भेजा, उन्होंने तो मेरे सदके भारी हो गई यार तुमने ये अच्छा तुमने लिख दिया है। हर बाशऊरा इंसान आपको तो मुझे हिम्मत हुई। तो मुझे पता लगा कि नहीं ये लिखना चाहिए, कुछ भी है लिखना चाहिए। आप लिखाई अच्छी है या नहीं है लेकिन ये पैगाम जाना चाहिए। तो फिर मैंने ये लिखना शुरू कर दिया। अब ये किताब जो दे रहा हूँ मैं, इसका नाम तो मैंने रखा नहीं, और नहीं क्या है, ख़ानदानी मंसूबा बंदी यकीनन खिलाफ इस्लाम नहीं। ये मैंने कुरान पाक और अहादीस बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नत से मैंने ये लिया है मज़मून। और इसमें अगर आप पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मैंने पेश लफ्ज़ में कुछ बातें लिख भी दी हैं कैसे इसको मुझे हिम्मत हुई कि मैं इसको किताबी सूरत दूँ। बस ये है साथियों, ये एक किताब एक पैगाम है। जहाँ तक मैंने अभी किताब को करना है और पूरा ओके करना है, जो मेरे पास जो इनका मसवदा आया है, मैंने उसको जो देखा है उसमें बड़े खूबसूरत पैगाम इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े बेलौस कहे हैं। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये हमारे लिए दौरे हाज़िर में अशद ज़रूरी है इस पर अमल करना, और ये अमल करने के लिए ही लिखा जा रहा है और इसको मेरा ख्याल है सबके पास होना चाहिए। ये किताब एक पैगाम की सूरत में है। मेरा ये ईमान है इस बात पे। जी जी। यानी पाकिस्तान जब बना है तो 5 करोड़, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, हम 5 करोड़ की आबादी का 5वां बड़ा मुल्क दुनिया में हमारे वजूद में आया। तो ये अब पता चला कि तारीख जुराफिया से कि ये आबादी के लिहाज से बड़े हैं, जुराफियाई हदों की लिहाज से नहीं है। तो उसमें भी मशरकी पाकिस्तान के कुछ लोग हमसे ज़्यादा थे, हम कम थे। यानी हम 2.5 करोड़, मगरबी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से कम थे, कुछ लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी लगा लें। और ये करते करते आज हम 24 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहा करता हूँ अगर हम इंसानों की तरह आबादी बढ़ाते तो आज हम 8 या 9 करोड़ होते। ये इसमें हम लोग मना नहीं करते कि कुछ हो। देखें, जो लोग कहते हैं ना कि जी रिज़्क़ उन्हें देना है, बेशक अल्लाह की ज़ात ने देना है, ये बिल्कुल अल्लाह पाक का है। लेकिन आप थोड़ा अपने आप को भी मैनेज कर कर चलें, उसको समझें इन बातों को। और ये कि जैसे मैं लाहौर के ऊपर बात करती हूँ, हमारा लाहौर बड़ा खूबसूरत था। बाहर से लोग आए ना शुरू हुए, कई देहातों से लोग काम के लिए आए और यहाँ पे आके उन्होंने रिहाइश पजीर हो गए, उन्होंने घर बना लिए, सब ठीक है, हम लोग मना नहीं करते। लेकिन लाहौर की खूबसूरती मांद पड़ गई। वाल्टन रोड लाहौर का बहुत बड़ी रोड है, बहुत कुशादा रोड थी, इस कदर डैमेज हो चुकी है गो कि अब वो तामीर और मज़ीद उसको करें, जबकि वो बिल्कुल ठीक थी, ना टूटी हुई थी ना कुछ। अब उसे मज़ीद तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे गाड़ियों का रेशो जो है कि वो फी डे के हिसाब से 4 लाख से तजावज़ कर चुका है। 4 लाख गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। फिर आप अंदाज़ा लगाएं उस जगह का क्या हाल होगा, वहाँ पे पोल्यूशन क्या होगी, या एनवायरनमेंटल की बात आ जाएगी। एनवायरनमेंट पे तो आप हमारे कर्नल मुमताज़ साहब वसी लिख चुके हैं इस टॉपिक पे, बुक्स भी अपनी, और वो पैगाम देते रहते हैं। ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ, वो भी कर्नल हैं, आर्मी के हैं, फौजी जवान हैं, ये भी मेजर हैं। देखिए रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने आप को पोसीदा नहीं किया। इस उम्र में भी आके अब अगर कुछ फिज़िकली कुछ ये कुदरती बातें हैं कि इंसान के अंदर वो वजूद में वो तवानाई नहीं रहती, मगर इंसान का जहन अगर पॉजिटिव सोच रखता है तो उसका कलम, उसका हाथ, उसकी ज़बान
कुछ ना कुछ करती रहती है। जो लोग कम उम्रियों में ही सुस्त होकर बैठे रहते हैं वो कामयाब नहीं होते। कामयाब वही होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। हरकत में बरकत है, इस बात को समझें। आपने लाहौर का जिक्र किया, जी, मैं कॉलेज मैंने कराची में पढ़ा है, जी जी SM कॉलेज कराची। जी जी इतना खूबसूरत, इतना पुरसकून, इतना गरीब परवर शहर कराची था जी जी कि पाकिस्तान में कोई और शहर नहीं है। सही। और वहाँ पर रहते हुए मैंने उसको पैदल फिरा है कराची को, पूरा पैदल रोशनियों का मैंने शहर कहा जाता था। तो हमारे तो निसाब में भी पढ़ा बिल्कुल, टॉपिक यही। इतना प्यारा लगता था वो। तो वो यानी उस कराची का जोग्राफिया, मैं कसूर का हूँ, कसूर से अच्छा था मेरा कराची का जोग्राफिया। कसूर का इतना अच्छा नहीं था, वो वहाँ का था। हालांकि हालांकि कसूर में जंप अपने चंदे कैसे इतना प्यार करता। 68 तक मैं वहाँ रहा। और उसके बाद फिर कभी जाना होता, बड़ा दिल करता था जाके देखूं, अपने दोस्तों से मिलूं। लेकिन अब जब भी जाता हूँ, पिछले कुछ 8-10 साल से यही हालत है कि जाता हूँ तो बस रो के आ जाता हूँ कि ये क्या है। बिल्कुल जी, मैं भी गई हुई थी कराची। जब भी जाती हूँ बड़ा दिल दुखता है कि हमने तो बचपन में जो पढ़ा था रोशनियों का शहर, वो तो इस वक्त अब तो वहाँ पे आप लोगों को सांस लेना भी महाल है। चलते चलते आपके ऊपर जो अटैक हो जाते हैं, चलते चलते आपकी कोई ना कोई चीज़ पकड़ी जाती है, कत्ल हो जाता है इंसान का सारा कुछ। कोई भी वहाँ पे महफूज नहीं, अल्लाह में महफूज रखे। हमारा मकसद था आपको उस शख्सियत से मिलवाना कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 8 दहाइयों से 80 साल की उम्र में भी वो अपना वजूद बेकार नहीं करना चाहते। इस उम्र में भी आके वो काम कर रहे हैं और अब अपना जो ज़हन में उनके जो तख़य्युल में बात थी वो कलम बंद करके तो किताब की सूरत में लेके आ रहे हैं। ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। नहीं इसका टाइटल है और नहीं में क्या बात आ गई है वो आपने पढ़नी है और उस पर अमल करना है कि अब नहीं होना चाहिए ये कुछ भी। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने हमें वक्त दिया कि मैंने इनको कहा कि जी किताब लेकर आए तो पैगाम दे दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर चलाएंगे। किताब से पहले पैगाम का जाना बहुत ज़रूरी था। किताब खुद एक पैगाम है और एक पैगाम होती है। ये बरकत की उम्र में, रिस्क में, इज्जत में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हो गया ना फौजी।